Hello friends, welcome to Time Tales, where you will find interesting and exciting stories. I am your narrator, and let's begin our story. अग्निहोत्री पैलेस आदित्य जो परेशान बैठा हुआ था उसका फोन बजने लगता है। ये सोचकर कि कृष्णा का होगा वो तुरंत बिना देखे उठा लेता है। हेलो हेलो कृष्णा, कहाँ हो तुम? सामने से आवाज आती है। सर, मैं नयन बोल रहा हूँ, बॉस की लोकेशन मिल गई है, वो यहाँ से बहुत दूर है, साथ ही सुनसान भी, और अभी उसकी लोकेशन एक जगह पर ही रुकी हुए है, हमें जल्द ही निकालना होगा। आदित्य उसकी बात सुन एक झटके के साथ खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ भागते हुए कहता है, गाड़ी निकालो, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। पिहू भी उसके पीछे आते हुए कहती है, भाई भाई क्या हुआ, कृष्णा ठीक तो है न? आप इतने परेशान क्यों हो गए, किसका फोन था? आदित्य गेट के पास फुकुशिमा जाता है और अपने चेहरे के भाव को ठीक करते हुए पीछे मूड कहता है, कुछ नहीं हुआ है बच्चा, मैं कृष्णा को लेने जा रहा हूँ। ठीक है, आप यही इंतजार करिए, मैं उसे लेकर आता हूँ, फिर दोनों मिलकर उसे डांटते हैं। ठीक है, बाहर मत जाएगा। रंधावा मशन में जसवंत जी जो अपने कमरे में आराम कर रही थी एक तेज आवाज के साथ उठ के बैठ जाती है। कृष्णा। सुबह का समय था, सभी नीचे हॉल में बैठे हुए थे। कल जसवंत जी की तबीयत रात में खराब हो गई थी, इसीलिए सुबह उनकी नींद जल्दी नहीं खुली। रंजीत जी ने भी उन्हें उठाना ठीक नहीं समझा। जसवंत जी की आवाज सुन सभी घबराहट जाते हैं और एक साथ ऊपर उनके कमरे की तरफ भागते हैं। जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जसवंत जी बेड से उतरने की कोशिश कर रही है, साथ ही कुछ बड़बड़ा रही है। अभी तक सभी ऊपर आ गए थे। उन्हें ऐसे देख सभी कमरे के अंदर आते हैं और रंजीत जी उनके पास जाकर पूछते हैं, क्या हुआ जसवंत, आप इतनी जोर से क्यों चीखी और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रोहन, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो और यहाँ आने को कहो। नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। वो कृष्णा ठीक नहीं है। मैंने देखा, वो ठीक नहीं है, उसे उसे कुछ हो गया है। मैंने देखा, खून खून न था वह वहां पर। जसवंत जी बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थी, उनका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था। सोनी बात पूरी करते करते वो बेहोश होकर पीछे गिरने लगती है। तभी कियान बैठ के दूसरी तरफ जाकर उन्हें पाकर लेता है। रंजीत जी और कियान मिलकर उन्हें अच्छे से लेटा देते हैं। अभी भी उनके चेहरे पर डर और घबराहट दिख रहा था। सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अभी उनको ठीक हुए 2 महीना भी नहीं हुआ था। रोहन जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर घर आने को कहता है। नेहा जसवंत जी के पास बैठ उनके चेहरे को पोंछने लगती है। दूसरी तरफ एक खंडहर नुमा घर जो न ज्यादा बड़ा था और न ज्यादा छोटा, बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था कि वहां किसी इंसान का नामो निशान नहीं होगा। उस घर के आसपास और कोई घर नहीं था। घर के चारों तरफ कुछ गार्ड खड़े थे। चारों तरफ बड़ा मैदान था जहां कई गाड़ियां लगी हुई थी। घर अंदर से भी पुरानी और थोड़ी टूटी फूटी थी। अंदर बस एक हॉल और 2 कमरे थे, उन्हीं में से लेफ्ट वाले कमरे के अंदर का नजर अलग था। चारों तरफ अंधेरा, उसमें बीच में सीलिंग से लटकती एक बल्ब जो आसपास के चीजों को अच्छे से दिख पा रही थी। उस बल्ब के नीचे चेयर पर कोई बंधा हुआ था, उसका सिर नीचे लटका हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो इंसान बेहोश है। उसके बल उसके चेहरे को ढक रहे थे। सिर से लगातार खून की बूंद जमीन पर गिर रही थी। तभी उस कमरे के बाहर से कुछ जूतों की आवाजें आने लगती हैं। कुछ पल बाद ही कमरे में 2 लोग आते हैं और कुर्सी पर बंधे उस इंसान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। बल्ब की रोशनी में उस दोनों का चेहरा दिखने लगता है। दोनों की उम्र 27-28 साल थी। उनमें से एक वही लड़का था जो उसको हॉल में बात कर रहा था। वो लड़का उस लड़की के सिर को एक झटके के साथ ऊपर है, जिससे उसके चेहरे की थोड़ी झलक दिखने लगती है। बाकी का चेहरा बालों से ढाका हुआ था। वो उसके चेहरे से बाल को हटाते हुए दूसरे लड़के से कहता है, देख यार सुभान, क्या लड़की है, आज तक हमने कभी इतनी सुंदर लड़की के मजे नहीं लिए। सुभान, सच बोला राहुल, तूने क्या माल है ये, आज इसे चखने में मजा ही आ जाएगा। राहुल उसको लड़की के गालों को जोर से पकड़कर कहता है, साली ने हमारा धंधा बंद कराया है न, इसकी इजाजत को नीलाम होते सारी दुनिया देखेगी। इसे तो मैंने तड़पा तड़पा कर नहीं मारा न, तो मेरा नाम भी राहुल खेतान नहीं। सुभान, मतलब आज एक पूरी फिल्म बनेगी, यहाँ मजा आ जाएगा भाई, मुझसे रहा नहीं जा रहा, जल्दी कर। राहुल, हाँ 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 हाँ, तेरे में सब्र नहीं है, चल फोन से अच्छे से शूट करना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तब तक मैं इसके हाथ खोलता हूँ।
सुभान, अरे ये क्या कर रहा है, तुम हाथ क्यों खोल रहा है, इसे होश आ गया तो। राहुल, अरे तुम क्यों डर रहा है तो ये एक लड़की ही न, अगर होश आ भी गया तो क्या थोड़ी देर बाद खुद भी मजे लेगी। राहुल उसका हाथ खोल देता है और अपनी जैकेट निकल कर फेंक देता है, फिर उस लड़की के पास जाकर उसके चेहरे की तरफ अपने हाथ बढ़ाते कहता है, इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ आज हरा शिकार बनेगी, हाँ हाँ। वो उसके चेहरे को जैसे ही छूने वाला होता है कि अचानक वहां एक तेज चिल्लाने के आवाज के साथ एकदम सन्नाटा फैल जाता है। सुनसान रास्ते पर, वही जहां कृष्णा की कार का एक्सीडेंट हुआ था, वहां एक साथ 5 गाड़ियां आकर खड़ी होती है। पहली गाड़ी से आदित्य निकलता है जिसकी नजर सामने कृष्णा की कार पर जाती है तो वो डरते हुए वहां जाता है। कार के आगे बोनाट की हालत बहुत खराब थी, पेड़ से टकराने के कारण आगे का सारा हिस्सा टूट गया था। आदित्य कार की हालत देख बहुत घबरा जाता है और आगे ड्राइविंग सीट की तरफ भागता है, लेकिन वहां का नजारा देख उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो यहाँ पीछे नयन उसे पकड़ लेता है, नहीं तो आदित्य गिर जाता। आगे का गेट खुला हुआ था और चारों तरफ कांच ही कांच बिखरा हुआ था। स्टीयरिंग पूरा खून से रंगा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि कृष्णा को कितनी बुरी तरीके से चोट लगी होगी। मगर जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये कि कार के अंदर कोई था ही नहीं। आदित्य पीछे खड़े नयन को देख कहता है, ये क्या है, और कृष्णा कहाँ है, तुमने तो कहा था वो यही है। नयन की नजर कार के सीट के चेहरे गिरे फोन पर जाती है। वो उसे उठा आदित्य को दिखाते हुए कहता है, ये देखिए सिर बॉस ला फोन यही है, बॉस भी जरूर यही कहीं होगी, मैं अभी टीम को उन्हें ढूंढने बोलता हूँ। आदित्य जो बहुत गुस्से में था वो नयन को वार्निंग देते हुए कहता है, अगर मेरी बहन मुझे नहीं मिली तो तुम सब मेरा वो चेहरा देखोगे जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। कुछ भी करोगे, मुझे कृष्णा हर हाल में ठीक चाहिए, जाओ। नयन, जी सर। उसके बाद वो सभी गार्ड के साथ ऐश पास देखने लगता है। आदित्य वही कार से लग खड़े हो जाता है, उसकी आंखें रोने और गुस्से की वजह से लाल हो गए थी। वो अपने हाथ कार पर मारते हुए खुद से कहता है, कहाँ हो तुम कृष्णा, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, बस हल्दी से मिल जाओ प्लीज, माँ पापा कृष्णा की रक्षा करना। वो खुद से बात कर ही रहा था कि तभी सुनसान रास्ते पर, वही जहां कृष्णा की कार का एक्सीडेंट हुआ था, वहां एक साथ 5 गाड़ियां आकर खड़ी होती है। पहली गाड़ी से आदित्य निकलता है जिसकी नजर सामने कृष्णा की कार पर जाती है तो वो डरते हुए वहां जाता है। कार के आगे बोनाट की हालत बहुत खराब थी, पेड़ से टकराने के कारण आगे का सारा हिस्सा टूट गया था। आदित्य कार की हालत देख बहुत घबरा जाता है और आगे ड्राइविंग सीट की तरफ भागता है, लेकिन वहां का नजारा देख उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो यहाँ पीछे नयन उसे पकड़ लेता है, नहीं तो आदित्य गिर जाता। आगे का गेट खुला हुआ था और चारों तरफ कांच ही कांच बिखरा हुआ था। स्टीयरिंग पूरा खून से रंगा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि कृष्णा को कितनी बुरी तरीके से चोट लगी होगी। मगर जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये कि कार के अंदर कोई था ही नहीं। आदित्य पीछे खड़े नयन को देख कहता है, ये क्या है, और कृष्णा कहाँ है, तुमने तो कहा था वो यही है। नयन की नजर कार के सीट के नीचे गिरे फोन पर जाती है। वो उसे उठा आदित्य को दिखाते हुए कहता है, ये देखिए सर, बॉस का फोन यही है, बॉस भी जरूर यही कहीं होगी, मैं अभी टीम को उन्हें ढूंढने बोलता हूँ। आदित्य जो बहुत गुस्से में था वो नयन को वार्निंग देते हुए कहता है, अगर मेरी बहन मुझे नहीं मिली तो तुम सब मेरा वो चेहरा देखोगे जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। कुछ भी करो, मुझे कृष्णा हर हाल में ठीक चाहिए, जाओ। नयन, जी सर। उसके बाद वो सभी गार्ड के साथ ऐश पास देखने लगता है। आदित्य वही कार से लग खड़े हो जाता है, उसकी आंखें रोने और गुस्से की वजह से लाल हो गए थी। वो अपने हाथ कार पर मारते हुए खुद से कहता है, कहाँ हो तुम कृष्णा, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, बस हल्दी से मिल जाओ प्लीज, माँ पापा कृष्णा की रक्षा करना। वो खुद से बात कर ही रहा था कि तभी अब आगे आदित्य जो खुद से बात कर रहा था और कृष्णा के ठीक होने की कल्पना कर रहा था, अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है। वो नयन को देख जो वही था उससे कहता है, हॉस्पिटल। हाँ हॉस्पिटल में पता करो, उसे चोट लगी है, हो सकता है कोई उसे हॉस्पिटल ले गया हो आसपास, चाहे मुंबई का कोई भी हॉस्पिटल क्यों ना हो, सब में पता करवाओ, साथ ही बाकी के गार्ड को यही ढूंढने के लिए कहो। नयन, जी सर, मैं अभी पता करवाता हूँ आदित्य, और हाँ तुम मेरे साथ चलो, हम भी ढूंढते हैं।
दूसरी तरफ उस खंडहर पड़े घर में जैसे ही राहुल अपने हाथों से उस लड़की को छूने जाता है तभी वो लड़की उसका हाथ एक झटके में पकड़ लेती है। एक टक की आवाज के साथ राहुल के चिल्लाने की आवाज गूंज उठती है। सुभान जो हंसते हुए हाथ में फोन लिए वीडियो बना रहा था, उसकी हंसी एक झटके में खत्म हो जाती है। वही वो लड़की जिसका चेहरा खून के भींगा हुआ था, उसके सिर से होते हुए खून उसके आधे चेहरे पर आ गया था। वो अपने एक हाथ से खून को पोंछते हैं तो उसका पूरा चेहरा सामने आ जाता है। वैसे तो सब जानते ही हैं, पर फिर भी बताओ दूं कि वो कृष्णा थी जिसे मिस्टर खेतान के बेटे ने किडनैप किया था। अब वो किया था या कृष्णा खुद हुए थी, ये तो उसे ही पता है। कृष्णा राहुल के सिर पर अपने सिर से एक जोरदार वार करती है और एक लात मार उसे दूर गिरा देती है। राहुल, जिसका अभी कलाई टूटी थी, दोबारा सर और फिर पेट पर मार पड़ते ही जोर से कराहते हुए सीधा सामने दीवार से जा टकराता है। सुभान जो एक जगह बुद्ध बना खड़ा था, उसे हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। राहुल की आवाज सुन वो होश में आता है और उसके तरफ जा राहुल को संभालने लगता है। सुभान, ए लड़की, ये क्या किया तूने? राहुल, राहुल तुम ठीक तो है ना? राहुल कराहते हुए, अरे मुझे क्या पकड़ रहा है? उसे पकड़, उसे छोड़ना मत, साली ने मेरे हाथ तोड़ दिए। सुभान उसे वही छोड़ गुस्से से उठता है और कृष्णा की तरफ जाने लगता है। इस समय कृष्णा आराम से कुर्सी पर सिर झुकाए बैठी हुई थी। जैसे ही सुभान उसके बल को पकड़ने जाता है, वैसे ही कृष्णा एक झटके से उठ उसका गला पकड़ लेती है। उसकी पकड़ इतनी तेज थी कि सुभान को सांसें तक नहीं आ रही थी। जैसे ही राहुल ये देखता है, बाहर खड़े गार्ड को चिल्लाते हुए आवाज देने लगता है। कुछ पल बाद ही बाहर से लगभग 14-16 गार्ड अंदर आते हैं। कृष्णा सुभान को एक जगह पटक देती है, तब तक सारी गार्ड्स उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। राहुल हंसते हुए, बहुत मर्दानगी दिखा रही थी न? अब लड़की के दिखा जो अभी तूने किया है न, इसका देख मैं क्या करता हूँ। पहले तो तुझे चख कर छोड़ देता, लेकिन अब तुम मेरी रखेल बनेगी। अरे देख क्या रहे हो, मारो इसे। कृष्णा की आंखें हारी हो जाती है। उसने अभी तक एक शब्द नहीं कहा था, खून अब भी बहन रहा था उसके सर से। तभी दो गार्ड एक साथ उस पर वार करते हैं, मगर कृष्णा उन्हें भाई आदम से बेहोश कर नीचे गिरा देती है। उसके शॉट इतने परफेक्ट थे कि वो दोबारा उठ हो नहीं पाते हैं। राहुल गुस्से से, अरे एक एक क्या करने जा रहे हो, साथ में जाओ सभी। राहुल की बात मान सभी गार्ड एक साथ कृष्णा पर हमला करते हैं। इतने लोगों को एक साथ आते देख भी कृष्णा के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले थे। वो सभी से एक साथ लड़ने लगती है। दो लोग आगे से उस पर हमला करते हैं कि कृष्णा एक को अपने पैर तो दूसरे को अपने हाथ से मारती है। ऐसी ही सभी से लड़ रही थी। अब उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। एक लड़का उसके सिर पर मारने के लिए बड़ा सा डंडा उसे सिर पर मारने ही वाला था, तभी कृष्णा नीचे हो जाती है और वो वार खली जाता है। कृष्णा उनसे लड़ रही, तभी राहुल की नज़र वही रखे एक गन पर जाती है तो वो उसे उठा लेता है और कृष्णा के तरफ पॉइंट कर लेता है। राहुल बिना कुछ सोचे समझे गन चला देता है। गन की आवाज सुन कृष्णा वहां से हट जाती है, मगर वो गन से गोली निकलते ही सीधा सुभान के माथे की बीचों बीच लगती है और वही उसकी मौत हो जाती है। ये देख राहुल बहुत घबरा जाता है ये देखकर और वहां से हट जाता है। कृष्णा उसके बाद जल्दी सीधा वहां से निकल जाती है। उसके सिर में अब बहुत कम खून लेकिन बहुत बहुत निकल रहा था। वो कैसे भी चलते हुए एक कार के पास पहुंच उसे लेकर वहां से कृष्णा होता है। कृष्णा की कार हाईवे पर आकर रुकती है। उसमें से कृष्णा बाहर निकलकर आती है। कार चलते हुए उसे चक्कर आने लगे थे, इसीलिए उसने कार रोक दी। साइड में लगे रेलिंग पर खड़ी हो जाती है। दूर से देखने में उसकी पकड़ रेलिंग पर से ढीली होते जा रही थी। जैसे ही वो आगे गिरने वाली होती है, तभी कोई आकर उसे एक लड़का उसके सिर पर मारने के लिए बड़ा सा डंडा उसे सिर पर मारने ही वाला था। तभी कृष्णा नीचे हो जाती है और वो वार खली जाता है। कृष्णा उनसे लड़ रही, तभी राहुल की नज़र वही रखे एक गन पर जाती है तो वो उसे उठा लेता है और कृष्णा के तरफ पॉइंट कर लेता है। राहुल बिना कुछ सोचे समझे गन चला देता है। गन की आवाज सुन कृष्णा वहां से हट जाती है, मगर वो गन से गोली निकलते ही सीधा सुभान के माथे की बीचों बीच लगती है और वही उसकी मौत हो जाती है। ये देख राहुल बहुत घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। कृष्णा उसके बाद सीधा वहां से निकल जाती है। उसके सिर से अभी भी खून निकल रहा था। वो कैसे भी चलते हुए एक कार के पास पहुंचकर उसमें बैठ वहां से निकल जाती है। वो कार हाईवे ब्रिज पर आकर रुकती है। उसमें से कृष्णा बाहर निकलकर आती है। कार चलाते हुए उसे चक्कर आने लगे थे, इसीलिए उसने कार रोक दी।
बदले ही उसे चोटों की आदत जो मगर ज्यादा खून बहने के कारण वो कमजोर बार रही थी, वो कार को ऐसे ही छोड़ वही ब्रिज के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और जो कुछ भी कल रात हुआ उसे सोचने लगती है। रात को जब आदित्य आखिरी बार उसे देखकर सोने गया था, उसके 15 मिनट बाद ही कृष्णा का फोन बजने लगता है। क्योंकि उसकी नींद बहुत कच्ची होती थी, इसीलिए वो एक बार में ही उठ फोन को देती है, फिर उठा लेती है। हम बोलो। उधर से आवाज आती है, बॉस खबर मिली है कि वो अभी मुंबई के फेमस ताज बार में रुका हुआ है, क्या करना है बॉस। उस आदमी की बात सुन सकी भौहें सिकुड़ जाती है, पूरे कमरे में अचानक डरावना माहौल से घिर जाता है। कृष्णा के भाव भी बहुत कठोर हो जाते हैं। जाकर नजर रखो उस पर, मैं आती हूँ। फोन काट वो क्लोजेट के तरफ जाती है। कुछ समय बाद उसने अब एक ब्लैक पैंट और उसके ऊपर ब्लैक जैकेट पहना हुआ था। चेहरे पर हमेशा की तरह मास्क और सिर के ऊपर एक ब्लैक कैप। उसकी आंखों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। कृष्णा घर से बाहर चली जाती है। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। कार लेकर वो अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। ताज बार जहां आमिर लोगों की भीड़ लगी होती थी, ये कोई अच्छी जगह नहीं थी। यहाँ कई इल्लीगल काम होते हैं, जैसे ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भी बहुत। अंदर क्या है ये कुछ लोगों को छोड़ किसी को नहीं पता है। इसका मालिक कौन है आज तक पता नहीं चला। पुलिस ने कई बार यहाँ रेड मारे मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। कृष्णा बाहर खड़ी आसपास देख रही थी। उसकी नजरें इतनी तीखी थी जैसे वो दीवार के आर पार भी देख रही हो। कृष्णा को देख को बता नहीं सकता था कि वो लड़का है या लड़की, क्योंकि सिर्फ शकल के अलावा कोई गुण नहीं है उसमें। लड़कियों वाले सब चीजों को अच्छे से जांचने के बाद वो अपने लगभग 15 लगा के साथ अंदर आती है। अंदर बड़े बड़े लोग नशे में धुत इधर उधर पड़े हुए थे। सामने कई लड़कियां उनके सामने नाच रही थी। वो किसी कोठे से कम नहीं लग रहा था। वो चलते हुए एक सोफे पर बैठ जाती है। अंदर आते के साथ ही उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी, मगर शायद वो वहां मौजूद नहीं था। कुछ लड़कियां वहां आती है और उसे शराब ऑफर करती है। ऐसे ही 2 घंटा होने को था, मगर जिसे वो ढूंढ रही थी जो वहां नहीं नहीं आता। उसका गुस्सा पल पल बढ़ते जा रहा था। उसके गार्ड्स पूरा बार ढूंढ चुके थे मगर कुछ हाथ नहीं लगता। इसी गुस्से में वो कार अकेले लेकर निकल जाती है। बाकी तो पता ही है। कृष्णा को पता चल गया था कि कुछ गाड़ियां उसका पीछा कर रही है और वो गाड़ियां उसके करीब आने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, तो उसे कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है। वो अपने आप को संभालते कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब सोचते हुए उसकी पकड़ रेलिंग पर से ढीली होते जा रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसके पकड़ रेलिंग पर से छूट जाती है। जैसे ही वो आगे गिरने वाली होती है, तभी कोई आकर उसे थाम लेता है। वो अपनी अधखुली आंखों से सामने देखती है, जहां एक आदमी ने उसे थामा हुआ था। अंधेरे और बेहोशी के कारण जिस वजह से उसे कुछ ठीक से दिखा नहीं रहा था, मगर वो छुअन जानी पहचानी थी। आखिरकार वो बेहोश हो जाती है। वो आदमी उसे अपनी गोद में उठाकर दूसरी कार में बैठाता है और वो कार वहां से गायब हो जाती है। रंधावा मैंशन। यहाँ का माहौल बहुत टेंशन से भरा हुआ था। सभी कमरे में खड़े थे। डॉक्टर आ गए थे और जसवंत जी को देख रहे थे। डॉक्टर रणजीत जी को देख कहता है, देखिए मिस्टर रंधावा, मैंने आपसे पहले दिन ही कह दिया था कि इन्हें कोई भी स्ट्रेस इनकी जान बना सकती, फिर भी आपने मेरी बात को हल्के में लिया। रंजीत, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए ना। डॉक्टर, देखिए इन्होंने फिर से किसी बात का स्ट्रेस ले है जिससे इनकी ये हालत हुए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इन्हें जितना हो सके बुरी बातों से दूर रखा करे। उसने लिए अभी स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से आप सब अब समझ गए होंगे, तो ये दावा ले आइए और इनका ध्यान रखिए। वो एक पुर्जा आगे करते हुए कहते हैं, जिसे अविनाश ले लेता है और कियान डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने जाता है। किसी को नहीं पता था कि अचानक क्या हुआ था उन्हें, और ये बात अब कोई पूछेगा भी नहीं। वही एक आलीशान घर के बाहर बहुत सी गाड़ियां रुकती, जिसमें से एक आदमी किसी को अपने बाहों में लिए अंदर जाने लगता है। अंदर एक कमरे में वो उसे लेता जाने लगता है। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी आंखें खिली की खुली रह जाती है। दूसरी तरफ एक आलीशान घर के बाहर बहुत सी गाड़ियां आकर रुकती, जिसमें से एक आदमी किसी को अपने बाहों में लिए उस घर के अंदर जाने लगता है। अंदर खड़े बॉडीगार्ड्स को तो यकीन ही नहीं जो रहा था कि उसने बॉस के साथ कोई लड़की है। वो भी उनकी बाहों में ये देख सभी सदमे में चले गए थे, जैसे उन्हें भी देखना था कि वो कौन लड़की है जो उनके बॉस के इतने करीब है, लेकिन देख नहीं पा रहे थे क्योंकि उसका चेहरा उसके बलों और उस आदमी के बाहों में छुप गया था।
तभी सभी को अपने ऊपर खूंखार नजरों का एहसास होता है। जब सामने देखते हैं तो उनके बॉस सभी को अपने ठंडी आंखों से देखो रहे थे। उस आदमी की आंखों में उन्हें साफ वार्निंग दिख रही थी कि अगर उनकी नजरें नीचे नहीं हुए तो शायद ही वो कल का सूरज देख पाएंगे। सभी अपनी नजरें उन पर से हटा नीचे देखने लगते। वो आदमी उसको लड़की यानी कृष्णा को घर के अंदर लेकर जाता है। उसके पीछे उसका असिस्टेंट खड़ा था। वो कहता है, सर मैं अभी गेस्ट रूम खुलवाता हूँ मैडम के लिए। रुको राम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने कमरे में ले जा रहा। और हाँ, 30 मिनट के अंदर डॉक्टर मेरे कमरे में आ जाने चाहिए। बिना राम की बात सुने वो सीधा ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। वही बेचारा राम तो सदमे में ही चला गया था। वो होश में गेट की आवाज से आता है जो ऊपर उस आदमी ने बंद किया था। वो जल्दी से बाहर भागते हुए किसी को कॉल कर जल्दी आने को कहता है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो इंसान कोई और नहीं ओम था। और ओम उस जगह पर क्या कर रहा था जहां कृष्णा मिली, ये हम आगे जानेंगे। वही ऊपर कमरे में वो कमरा एक मास्टर बेडरूम था जो ब्लैक ग्रे और गोल्डन कलर के थे। कमरे में एक घर जैसी सारी सुख सुविधाएं थी। उसी के किंग साइज बेडरूम पर ओम कृष्णा को आराम से लेटा देता है जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। कृष्णा के सर से निकलता खून उसके महंगे सूट को पूरा खराब कर चुके थे, लेकिन उसने इन सभी चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ओम ने कृष्णा को लेटा कर वही पास के दराज को खोल उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगता है। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे बॉक्स मिल जाता है जिसे लेकर वो वही कृष्णा के सिरहाने बैठ जाता है और खून को साफ करने लगता है। खून साफ करने के बाद वो उसका जैकेट निकालने लगता है क्योंकि कृष्णा को उससे परेशानी हो रही थी। जैकेट के अंदर उसने ब्लैक टैंक टॉप पहना हुआ था। जैकेट उतारते समय उसका ध्यान कृष्णा के कान के पास तिल पर जाता है। उस तिल को देख उसके हाथ कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, फिर वो उसके जैकेट को उतार वही उसके पास रख देता है। उसका ध्यान अपने कपड़े पर जाता है जो पूरा गंदी हो चुका था, तो वो उसे चेंज करने का सोच बाथरूम में चला जाता है। 10 मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुलता है और ओम बाथरोब अपनी कमर से बांधे बाहर निकालता है। इस समय वो किसी कामदेव से कम नहीं लग रहा था। पानी उसके सिर और चेहरे से होकर उसके एडम एप्पल को छू रहे थे। अगर कोई लड़का हो या लड़की कोई भी उसे देख ले तो शायद ही अपने आप को रोक पाए, पर कृष्णा सबसे लगा है इसीलिए तो बेहोश पड़ी है। ओम टॉवल से अपने भींगे बाल पोंछते हुए बाहर आता है। तभी अचानक उसकी नजर कृष्णा पर पड़ती है तो बेहोशी में ही पैनिक कर रही थी। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग गया था। बेहोशी में भी उसके चेहरे पर एक अनकहा दर्द नजर आ रहा था। वो बार बार कुछ बड़बड़ा रही थी। कृष्णा की ऐसी हालत देख ओम टॉवल को वही फेंक जल्दी से कृष्णा के पास आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक कृष्णा को हुआ क्या है। कृष्णा को ऐसे देख उसके चेहरे पर भी दर्द नजर आने लगता है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता ही तो वो एक झटके में कृष्णा के ऊपर वाले बॉडी को ऊपर कर गले लगा लेता है। गले लगा ओम कृष्णा शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, ससस शांत शांत हो जाओ, मैं यही हूँ, देखो तुम्हारा प्रिंस यही है। ओम की बात सुन अब धीरे धीरे कृष्णा शांत होने लगती है। बेहोशी में ही उसकी पकड़ ओम के हाथ पर कस जाती है। ओम को जब एहसास होता है कि कृष्णा अब शांत है तो वो इसे दोबारा लेटा देता है। इस दौरान भी कृष्णा ने ओम का हाथ नहीं छोड़ा था और न ही ओम ने उसे हटाया था। जो बात अभी अभी उसने कृष्णा से कही थी, इसका ये मतलब हो सकता है कि ओम को पता ही कि वो कृष्णा है। तभी कृष्णा अपनी करवट बदल ओम के साइड अपना चेहरा ले लेती है, साथ ही जो हाथ उसने पकड़ रखा था उसे भी अपने सिर के नीचे कर लेती है, जिससे ओम नीचे झुक जाता है। नीचे झुके के कारण उसका चेहरा कृष्णा के चेहरे के पास चला आता है। वो उसके चेहरे को एक तक निहारने लगता है। उसकी नजर दोबारा कृष्णा के तिल पर जाती है जिसे देख वो खुद से कहता है, मुझे पता है तुम ही बनी ही मेरी कृष्णा हो, लेकिन तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए एक अनजानापन दिखता है जो मेरे इस दिल को छल्ली करने का काम करता है। मुझे पता है बचपन में जो भी हुआ उसमें मेरी गलती भी थी, जो मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मगर उस टाइम मेरी मजबूरी थी। लेकिन उसकी सजा मैंने इतने सालों तक काट ली है। चाहे तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ हो या न, मगर तुम बनेगी सिर्फ अपने प्रिंस की प्रिंसेस। इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े मैं करूंगा।
जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, हमारे बीच बहुत दूरियां आ गई हैं, लेकिन उसे खत्म करना वही मेरा काम है। इतने साल बहुत तड़पा हूँ, अब नहीं, अब मुझे चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों न करना, तुम सिर्फ मेरी रहोगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ओम की आंखों में पागलपन जुनून साफ नजर आ रहा था। जो आगे अच्छा होगा ये पूरा, ये तो आने वाला कल में ही पता चलेगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम कृष्णा होता, ये वादा है मेरा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक बात तुम्हारे ऊपर नहीं आती है। हो आ फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। होके जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ। तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको दस्ती है तन्हाइयाँ। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। होके जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ। वो तू जो जुदा हो गई, तेरी सदा खो गई, देख ले फिर जिंदगी हाँ कैसे क्या हो गई। जब से बिछड़ी हूँ रब से, कहती हूँ कितना सुना है तेरा जहां। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। होके जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ, कैसे कटे जिंदगी मायूसी बेबसी। राहें सभी खो गई, रोशनी दे रोशनी, मैं तो रहती हूँ तेरी राहों में। बेखबर मुझको ढूंढे कहाँ, फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। होके जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको दस्ती है तन्हाइयाँ। है ये या गाना मुझे किसी ने कमेंट में डालने को कहा था, तो ये उनके लिए। वो ये सब खुद से बोल रहा था, तभी बाहर गेट पर नॉक की आवाज आती है, जिसे सुन वो होश में आता है। कृष्णा को एक नज़र देखे अपना हाथ वापस ले लेता है और अलमारी से एक टी शर्ट और पैजामा निकाल पहना लेता है। फिर गेट खोलता है तो बाहर राम के साथ एक डॉक्टर खड़े थे। वो उन्हें अंदर आने को कहता है। वो वही डॉक्टर थे जिन्होंने जसवंत ही को देखा था। अंदर आकर वो कृष्णा के पास चले जाते हैं तो ओम उन्हें उसे देखने को कहता है और बताता है कि उसे चोट लगी है। कृष्णा का मास्क ओम ने पहले ही हटा दिया था। डॉक्टर उसको अच्छे से चेक करने लगते हैं। पहले तो उन्होंने उसके सिर के चोट पर पट्टी कर दी, उसके बाद जब वो कृष्णा को एग्जामिन करते हैं तो उनके चेहरे पर परेशानी दिखने लगता है। उसके बाद जब बात वो ओम को बताते हैं, उसे जान ओम बहुत हैरान परेशान हो जाता है। जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, हमारे बीच बहुत दूरियां आ गई हैं, लेकिन उसे खत्म करना वही मेरा काम है। इतने साल बहुत तड़पा हूँ, अब नहीं, अब मुझे चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों न करना, तुम सिर्फ मेरी रहोगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ओम की आंखों में पागलपन जुनून साफ नजर आ रहा था। जो आगे अच्छा होगा ये पूरा, ये तो आने वाला कल में ही पता चलेगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम कृष्णा होता, ये वादा है मेरा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक बात तुम्हारे ऊपर नहीं आती है। हो फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। होके जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ। तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको दस्ती है तन्हाइयाँ। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। होके जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ। वो तू जो जुदा हो गई, तेरी सदा खो गई, देख ले फिर जिंदगी हाँ कैसे क्या हो गई। जब से बिछड़ी हूँ रब से, कहती हूँ कितना सुना है तेरा जहां। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। होके जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ, कैसे कटे जिंदगी मायूसी बेबसी। राहें सभी खो गई, रोशनी दे रोशनी, मैं तो रहती हूँ तेरी राहों में। बेखबर मुझको ढूंढे कहाँ, फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। होके जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको दस्ती है तन्हाइयाँ। है ये सब खुद से बोल रहा था, तभी बाहर गेट पर नॉक की आवाज आती है, जिसे सुन वो होश में आता है। कृष्णा को एक नज़र देखे अपना हाथ वापस ले लेता है और अलमारी से एक टी शर्ट और पैजामा निकाल पहना लेता है। फिर गेट खोलता है तो बाहर राम के साथ एक डॉक्टर खड़े थे। वो उन्हें अंदर आने को कहता है। वो वही डॉक्टर थे जिन्होंने जसवंत ही को देखा था। अंदर आकर वो कृष्णा के पास चले जाते हैं तो ओम उन्हें उसे देखने को कहता है और बताता है कि उसे चोट लगी है। कृष्णा का मास्क ओम ने पहले ही हटा दिया था। डॉक्टर उसको अच्छे से चेक करने लगते हैं। पहले तो उन्होंने उसके सिर के चोट पर पट्टी कर दी, उसके बाद जब वो कृष्णा को एग्जामिन करते हैं तो उनके चेहरे पर परेशानी दिखने लगता है। उसके बाद जो बात वो ओम को बताते हैं, उसे जान ओम की तो जैसे जान ही निकल आती है। जो कहना है साफ साफ कहिए, डॉक्टर क्या हुआ है। उसकी बात पर डॉक्टर कहते हैं,
देखिए, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको कंफर्म बता सकूं, मगर जैसा आपने बताया मुझे लगता है इन्हें पैनिक अटैक आया था कुछ देर पहले। सिर की चोट ज्यादा है मगर ये अंदरूनी नहीं है, ये अच्छी बता है। पैनिक अटैक आना कोई मामूली बात नहीं है और जैसे इनकी बॉडी तप रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत खतरनाक है इनके लिए। ओम के दिल की धड़कन तो जैसे थमती जा रही थी डॉक्टर की बात सुनकर। क्या क्या खतरनाक है? अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है या मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है तो पैनिक अटैक आता है, लेकिन अगर यही अटैक बार बार आए तो उस पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम या फिर ब्रेन में कुछ न कुछ बीमारी हो सकती है। अगर इन्होंने डॉक्टर से दिखाया होगा तो जरूर इनकी थेरेपी और दवा चल रही होगी। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? उससे मुझे थोड़ी जानकारी हो जाएगी कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। ओम तो कृष्णा की हालत के बारे में सोच जम ही गया था। कहाँ वो उसे अपने पास रखने का सोच रहा था, अपना बनाने का सोच रहा था, और कहाँ उसे आज कृष्णा के बारे में इतना कुछ पता चला। ऐसे पता नहीं कितने बात होंगे जो उसे पता ही नहीं। डॉक्टर के दोबारा सवाल पूछने पर उसे होश आता है। वो है, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, अभी मेरे पास वो दवा नहीं है, अभी के लिए इसे ठीक करिए। डॉक्टर उससे बहस नहीं करते और कृष्णा को चेक कर एक इंजेक्शन लगा ओम को कुछ बताते हैं और जाने लगते हैं, तो ओम उन्हें रोक अपनी ठंडी आवाज में कहता है, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरे पेरेंट्स तक को नहीं। जी सर, इतना कह डॉक्टर राम के साथ बाहर चले जाते हैं। ओम बेड पर लेटी कृष्णा को देखने लगता है, जिसके ठंडे चेहरे पर कभी कोई परेशानी नजर ही नहीं आती थी। उसके मन में ये ख्याल आता है कि पहले उसकी बनी अपनी छोटी से छोटी खुशी काम सभी को बताते फिरती थी, और अब आप वो उसको बनी नहीं मिस अग्निहोत्री हो गए हैं, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते, जिसे अपने सभी इमोशंस बहुत अच्छे से आते हैं। वो उसके ऊपर अच्छे से चादर दल रूम से बाहर आ जाता है। अभी अभी जो बातें या कहें जो छोटा सा ट्रेलर देखा उसने उसके अंदर तक झिंझोड़ कर रख दिया था। अब उसको कैसे भी सच पता करना था, पर वो करके रहेगा भी, जिसकी शुरुआत आज और अभी ही होगी। अब आगे जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, हमारे बीच बहुत दूरियां आ गई हैं, लेकिन उसे खत्म करना वही मेरा काम है। इतने साल बहुत तड़पा हूँ, अब नहीं, अब मुझे चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों न करना, तुम सिर्फ मेरी रहोगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ओम की आंखों में पागलपन जुनून साफ नजर आ रहा था। जो आगे अच्छा होगा ये पूरा, ये तो आने वाला कल में ही पता चलेगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम कृष्णा होता, ये वादा है मेरा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक बात तुम्हारे ऊपर नहीं आती है। ये सब खुद से बोल रहा था, तभी बाहर गेट पर नॉक की आवाज आती है, जिसे सुन वो होश में आता है। कृष्णा को एक नजर देखे अपना हाथ वापस ले लेता है और अलमारी से एक टी शर्ट और पैजामा निकाल पहना लेता है। फिर गेट खोलता है तो बाहर राम के साथ एक डॉक्टर खड़े थे। वो उन्हें अंदर आने को कहता है। वो वही डॉक्टर थे जिन्होंने जसवंत ही को देखा था। अंदर आकर वो कृष्णा के पास चले जाते हैं तो ओम उन्हें उसे देखने को कहता है और बताता है कि उसे चोट लगी है। कृष्णा का मास्क ओम ने पहले ही हटा दिया था। डॉक्टर उसको अच्छे से चेक करने लगते हैं। पहले तो उन्होंने उसके सिर के चोट पर पट्टी कर दी, उसके बाद जब वो कृष्णा को एग्जामिन करते हैं तो उनके चेहरे पर परेशानी दिखने लगता है। उसके बाद जो बात वो ओम को बताते हैं उसे जान ओम की तो जैसे जान ही निकल आती है। जो कहना है साफ साफ कहिए डॉक्टर, क्या हुआ है? उसकी बात पर डॉक्टर कहते हैं, देखिए, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको कंफर्म बता सकूं, मगर जैसा आपने बताया मुझे लगता है इन्हें पैनिक अटैक आया था कुछ देर पहले। सिर की चोट ज्यादा है मगर ये अंदरूनी नहीं है, ये अच्छी बता है। पैनिक अटैक आना कोई मामूली बात नहीं है और जैसे इनकी बॉडी तप रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत खतरनाक है इनके लिए। ओम के दिल की धड़कन तो जैसे थमती जा रही थी डॉक्टर की बात सुनकर। क्या क्या खतरनाक है? अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है या मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है तो पैनिक अटैक आता है, लेकिन अगर यही अटैक बार बार आए तो उस पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम या फिर ब्रेन में कुछ न कुछ बीमारी हो सकती है। अगर इन्होंने डॉक्टर से दिखाया होगा तो जरूर इनकी थेरेपी और दवा चल रही होगी। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? उससे मुझे थोड़ी जानकारी हो जाएगी कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। ओम तो कृष्णा की हालत के बारे में सोच जम ही गया था। कहाँ वो उसे अपने पास रखने का सोच रहा था, अपना बनाने का सोच रहा था, और कहाँ उसे आज कृष्णा के बारे में इतना कुछ पता चला। ऐसे पता नहीं कितने बात होंगे जो उसे पता ही नहीं। डॉक्टर के दोबारा सवाल पूछने पर उसे होश आता है। वो
है मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, अभी मेरे पास वो दवा नहीं है, अभी के लिए इसे ठीक करिए। डॉक्टर उससे बहस नहीं करते और कृष्णा को चेक कर एक इंजेक्शन लगा ओम को कुछ बताते हैं और जाने लगते हैं तो ओम उन्हें रोक अपनी ठंडी आवाज में कहता है, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरे पेरेंट्स तक को नहीं। जी सर, इतना कह डॉक्टर राम के साथ बाहर चले जाते हैं। ओम बेड पर लेटी कृष्णा को देखने लगता है जिसके ठंडे चेहरे पर कभी कोई परेशानी नजर ही नहीं आती थी। उसके मन में ये ख्याल आता है कि पहले उसकी बनी अपनी छोटी से छोटी खुशी काम सभी को बताते फिरती थी और अब आप वो उसको बनी नहीं मिस अग्निहोत्री हो गए हैं जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते, जिसे अपने सभी इमोशंस बहुत अच्छे से आते हैं। वो उसके ऊपर अच्छे से चादर दल रूम से बाहर आ जाता है। अभी अभी जो बातें या कहें जो छोटा सा ट्रेलर देखा उसने उसके अंदर तक झिंझोड़ कर रख दिया था। अब उसको कैसे भी सच पता करना था, पर वो करके रहेगा भी, जिसकी शुरुआत आज और अभी ही होगी। अग्निहोत्री हाउस, जनता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, हमारे बीच बहुत दूरियां आ गई हैं, लेकिन उसे खत्म करना वही मेरा काम है। इतने साल बहुत तड़पा हूँ, अब नहीं, अब मुझे चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों न करना, तुम सिर्फ मेरी रहोगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ओम की आंखों में पागलपन जुनून साफ नजर आ रहा था। जो आगे अच्छा होगा ये पूरा, ये तो आने वाला कल में ही पता चलेगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम कृष्णा होता, ये वादा है मेरा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक बात तुम्हारे ऊपर नहीं आती है। ये सब खुद से बोल रहा था, तभी बाहर गेट पर नॉक की आवाज आती है जिसे सुन वो होश में आता है। कृष्णा को एक नजर देखे अपना हाथ वापस ले लेता है और अलमारी से एक टी शर्ट और पैजामा निकाल पहना लेता है। फिर गेट खोलता है तो बाहर राम के साथ एक डॉक्टर खड़े थे। वो उन्हें अंदर आने को कहता है। वो वही डॉक्टर थे जिन्होंने जसवंत ही को देखा था। अंदर आकर वो कृष्णा के पास चले जाते हैं तो ओम उन्हें उसे देखने को कहता है और बताता है कि उसे चोट लगी है। कृष्णा का मास्क ओम ने पहले ही हटा दिया था। डॉक्टर उसको अच्छे से चेक करने लगते हैं। पहले तो उन्होंने उसके सिर के चोट पर पट्टी कर दी, उसके बाद जब वो कृष्णा को एग्जामिन करते हैं तो उनके चेहरे पर परेशानी दिखने लगता है। उसके बाद जो बात वो ओम को बताते हैं उसे जान ओम की तो जैसे जान ही निकल आती है। जो कहना है साफ साफ कहिए, डॉक्टर क्या हुआ है? उसकी बात पर डॉक्टर कहते हैं, देखिए यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको कंफर्म बता सकूं, मगर जैसा आपने बताया मुझे लगता है इन्हें पैनिक अटैक आया था कुछ देर पहले। सिर की चोट ज्यादा है मगर ये अंदरूनी नहीं है, ये अच्छी बता है। पैनिक अटैक आना कोई मामूली बात नहीं है और जैसे इनकी बॉडी तप रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बहुत खतरनाक है इनके लिए। ओम के दिल की धड़कन तो जैसे थमती जा रही थी डॉक्टर की बात सुनकर। क्या क्या खतरनाक है? अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है या मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है तो पैनिक अटैक आता है, लेकिन अगर यही अटैक बार बार आए तो उस पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम या फिर ब्रेन में कुछ न कुछ बीमारी हो सकती है। अगर इन्होंने डॉक्टर से दिखाया होगा तो जरूर इनकी थेरेपी और दवा चल रही होगी। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? उससे मुझे थोड़ी जानकारी हो जाएगी कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। ओम तो कृष्णा की हालत के बारे में सोच जम ही गया था। कहाँ वो उसे अपने पास रखने का सोच रहा था, अपना बनाने का सोच रहा था, और कहाँ उसे आज कृष्णा के बारे में इतना कुछ पता चला। ऐसे पता नहीं कितने बात होंगे जो उसे पता ही नहीं। डॉक्टर के दोबारा सवाल पूछने पर उसे होश आता है। वो है मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, अभी मेरे पास वो दवा नहीं है, अभी के लिए इसे ठीक करिए। डॉक्टर उससे बहस नहीं करते और कृष्णा को चेक कर एक इंजेक्शन लगा ओम को कुछ बताते हैं और जाने लगते हैं तो ओम उन्हें रोक अपनी ठंडी आवाज में कहता है, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरे पेरेंट्स तक को नहीं। जी सर, इतना कह डॉक्टर राम के साथ बाहर चले जाते हैं। ओम बेड पर लेटी कृष्णा को देखने लगता है जिसके ठंडे चेहरे पर कभी कोई परेशानी नजर ही नहीं आती थी। उसके मन में ये ख्याल आता है कि पहले उसकी बनी अपनी छोटी से छोटी खुशी काम सभी को बताते फिरती थी और अब आप वो उसको बनी नहीं मिस अग्निहोत्री हो गए हैं जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते, जिसे अपने सभी इमोशंस बहुत अच्छे से आते हैं। वो उसके ऊपर अच्छे से चादर दल रूम से बाहर आ जाता है। अभी अभी जो बातें या कहें जो छोटा सा ट्रेलर देखा उसने उसके अंदर तक झिंझोड़ कर रख दिया था। अब उसको कैसे भी सच पता करना था, पर वो करके रहेगा भी, जिसकी शुरुआत आज और अभी ही होगी।
अग्निहोत्री हाउस सुबह से दोपहर होने को था मगर कृष्णा का कुछ पता नहीं चल रहा था। सभी हॉस्पिटल चेक करने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। हर तरफ से बस निराशा ही हाथ लग रही थी। पीहू बहुत ज्यादा घबराहट रही थी जिस कारण आदित्य को घर आना पड़ा। उसने अपने सभी भरोसेमंद लोगों को कृष्णा को ढूंढने के लिए कह दिया था। उसे पता था कि कृष्णा इतनी काबिल है कि वो खुद को बचा सके, मगर जो उसकी हालत है उसका गुस्सा हमेशा उसे परेशानी में डाल देता था। पीहू को उसने कुछ नहीं बताया था, सिर्फ इसके कि वो किसी काम से गए हैं, तब जाकर वो शांत हुए थी। दूसरी तरफ एक घर के अंदर से जोर जोर की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अंदर एक लड़का बेड पर लेटा चीख रहा था और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। वही उसके सामने एक मिडिल एज आदमी उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो लड़का और कोई नहीं राहुल खेतान था जिसने कृष्णा को किडनैप किया था। वही जो आदमी चिल्ला रहा था वो उसके पूज्य पिताजी मिस्टर खेतान थे, जिन्हें जैसे ही अपने बेटे के कारनामे के बारे में पता चला, जो गुस्से में दंडनाते हुए सीधा अपने घर आ गए। किसने कहा था तुम्हें ये करने के लिए? बिना मुझसे पूछे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके साथ ये सब करने की? ऊपर से तुम उसे जिंदा छोड़ आए हो और अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार आए हो। मिस्टर खेतान गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, आप मुझे क्या बोल रहे हैं? इतने समय से खुद तो कुछ कर नहीं पाए। अरे साले, आराम से कर न, तुझे किसकी मैयत में जा रहे हो? फिर अपने पापा को देख। मैंने जो किया वो सोच समझ कर किया, अब वो बच गई तो मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बस अपने टूटे हाथ तो लेकर जिंदगी भर पड़े रहो। हाँ सुनो, कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ, पागल लड़की है वो। कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, किसी से बात करने की कोशिश मत करना और बहुत मौके आएंगे उसे मारने के लिए। मिस्टर खेतान उसे ऑर्डर देते हुए कहते हैं। उसकी बात मान राहुल कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात आप ध्यान रखिएगा, उसको लड़की को दर्दनाक मौत मैं दूंगा और ऐसी दूंगा कि पूरी दुनिया उसका तमाशा देखेगी। आज की हर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो किसी लड़की से हरा है। उसके हाथ को कृष्णा ने ऐसा तोड़ा है कि अब उसमें जान नहीं बची हो। डॉक्टर का तो कहना है कि अगर वो थोड़ा और जोर लगाती तो वो हाथ किसी काम का नहीं होता। ये बात उसके ईगो पर लगी थी, जिसका बदला उसकी आंखों में दिख रहा था, जहां नफरत और बदला के अलावा कृष्णा के लिए हवाएं थी और कुछ नहीं। अब उसकी ये नफरत कृष्णा के लिए मुसीबत बनती है या खुद उसके लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। हेवन यानी ओम के घर पर ये घर उसने खुद के लिए बनाया था। यहाँ वो कभी कभी अकेले आ जाया करता था। स्टडी रूम में ओम किसी से फोन पर बात कर रहा था, ये कह सकते हैं कि गुस्से में ऑर्डर दे रहा था। बात कर वो फोन को वही सोफे पर फेंक देता है। अपने सर पर हाथ घुमाते और कमर पर एक हाथ रखे अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगता है। कुछ पल बाद उसे याद आता है कि कृष्णा के होश आने का समय हो गया है, तो वो जल्दी से बाहर निकल कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है, तो वो लगभग दौड़कर अपने कमरे के पास पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा जो खुला हुआ था उससे अंदर देखता है। हेवन यानी ओम के घर पर ये घर उसने खुद के लिए बनाया था। यहाँ वो कभी कभी अकेले आ जाया करता था। स्टडी रूम में ओम किसी से फोन पर बात कर रहा था, ये कह सकते हैं कि गुस्से में ऑर्डर दे रहा था। बात कर वो फोन को वही सोफे पर फेंक देता है। अपने सर पर हाथ घुमाते और कमर पर एक हाथ रखे अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगता है। कुछ पल बाद उसे याद आता है कि कृष्णा के होश आने का समय हो गया है, तो वो जल्दी से बाहर निकल कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है, तो वो लगभग दौड़कर अपने कमरे के पास पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा जो खुला हुआ था उससे अंदर देखता है। अब आगे जैसे ही ओम अंदर आता है, एक पल के लिए तो उसकी धड़कनें ही रुक गई। वो जल्दी से आगे की तरफ भागता है और जैसे ही कृष्णा को छूने वाला होता है, कृष्णा उसे अपना हाथ दिखा रोक देती है। हुआ यूं कि कुछ समय पहले ही कृष्णा को होश आ गया था। पहले तो वो अपने आप को किसी अनजान जगह देख चौंकना जो जाती है, उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर उसको पूरे कमरे को देखने लगती है। तभी उसकी नजर अपने पीछे दीवार पर लगे बड़े से फ्रेम पर अटक जाती है। बेड के ऊपर एक बड़े से फ्रेम में ओम की तस्वीर थी, जिससे उसे एक बात हो पता चल गई कि वो अभी ओम के घर पर है और शायद उसके कमरे में भी।
वो एक नज़र उसको कमरे को देखती है जो बहुत आलीशान था, लेकिन उसके लिए नहीं। जब उसे कमरे में कोई नज़र नहीं आता और न किसी के होने का एहसास होता है तो वो खुद ही नीचे उतरने लगती है और एक झटके में खड़ी हो जाती है, मगर कमजोरी और चक्कर आने के कारण उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और कृष्णा दोबारा पेड़ पर बैठ जाती है, लेकिन इस कारण पास में टेबल पर रखा ग्लास नीचे गिर जाता है, जिसे सुन ओम भागता हुआ आया था। सिर पर चोट लगने के कारण उसे चक्कर भी आ रहे थे, साथ ही इतना खुले निकलने के कर्म कमजोरी हो गए थी, जिसकी वजह से अचानक खड़े होने पर वो लड़खड़ा गई। जैसे ही उसे बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है, वो आराम से बेड से खड़ी होती है और आगे बढ़ने लगती है। अभी भी उसे थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहे थे। अभी वो बस 2 कदम ही चली होगी कि जो कांच का ग्लास नीचे गिरा था उसका एक टुकड़ा उसके पैर से टकराने जाता है, जिससे संभाले हुए वो पीछे होती है, लेकिन सिर फटने और चक्कर आने के कारण अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके कारण वो फिर से लड़खड़ाने लगती है। ये वही समय था जब ओम अंदर आया था और कृष्णा के तरफ भागा था। तब तक कृष्णा ने अपने आप को संभाल लिया था। जैसे ही ओम उसे पकड़ने जाता है, कृष्णा उसे हाथ दिखा रोक देती है। ओम को उसका इस तरह रोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता रहा था जैसे कुछ छूट रहा है, क्या वो उसे छू भी नहीं सकता। इतने देर में उसके मन ने पता नहीं कितने ख्याल जन्म ले लिए थे, जो जिससे उकसा दिल भारी हो रहा था। उसका ध्यान कृष्णा के सवाल से टूटता है, जिससे वो अपने चेहरे पर आए सभी भावों को अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के पीछे छुपा लेता है। कृष्णा अपने आप को सही कर अपने सामने खड़े ओम से पूछती है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया मिस्टर खन्ना। आपके इस एहसान की कीमत मुझे बता दीजिएगा, वो क्या है। न मैं किसी का एहसान नहीं रखती। ओम उसकी बातें बड़े गार्ड से सुन रहा था। उसकी केयर को एहसान का नाम देते देख उसे कितना दर्द हो रहा था, इसका अंदाजा भी नहीं था पाने। चेहरे पर एक मजाक वाली हंसी लाते हुए कहता है, हाँ, एहसान हम, ठीक है, इसकी कीमत मैं मान लूंगा और आपको देना भी होगा मिस अग्निहोत्री। दावा करता हूं कि अपने बात से आप मुकरिरेगी नहीं। कृष्णा, जरूर। वैसे जहां तक मुझे याद है, मैं जिस ब्रिज पर थी वो आपके घर और ऑफिस दोनों के दूसरी तरफ पड़ता है, तो क्या मैं जान सकती हूँ आप वहां क्या कर रहे थे। ओम अपने लोअर के पॉकेट में हाथ डाले अकड़ के साथ कहता है, जी जरूर आप जान सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। वाह, क्या चौका मारा है ओम ने। फिर वापस जाते हुए गेट के पास रुक पीछे मुड़कर कहता है, और हाँ, आपके लिए नए कपड़े वही बेड पर रखे हैं, ऐसे ही बाहर मत आ जाइएगा। जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाइए, लंच करके जाइएगा। बाथरूम उसको तरफ है, एक तरफ इशारा कर बताता है। इतना कहते कि वो बाहर चला जाता है। बाहर ओम सोचता है उसे पहले ही इसका थोड़ा अंदाजा हो गया था कि कृष्णा उसके साथ ऐसा ही बिहेव करेगी, मगर दिल में एक आश थी, लेकिन शायद उसने ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। लेकिन इसमें एक बात उसे समझ आ गए कि कृष्णा शांति से बात करने के लिए नहीं है, उसके लिए उसके जितने लेवल में आना होगा, जिसकी शुरुआत उसके आज की थी, उसको जवाब देकर। वही रूम के अंदर कृष्णा को उसका इस तरह बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे गुस्सा आ रहा था, आज तक किसी ने भी उससे ऐसे जवान नहीं लड़ाई थी। फिर ओम की बात सुन उसे ध्यान आता है कि उसने बस एक टैंक टॉप पहना हुआ है, जो हल्का हल्का खून लगने के कारण गंदी हो गई है। वो सामने देखती है जहां एक बाग रखा हुआ था जिसमें उसके कपड़े थे। वो बिना उसके अंदर देखे बाथरूम में चली जाती है। कुछ समय बाद कृष्णा बाथरूम से बाहर आती है। उसने इस वक्त बाथरोब बांध रखा था। वो चलकर बाग के पास एयरपोर्ट है और उसमें से कपड़े बाहर निकालती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसको कपड़े पर जाती है, उसको फिर से ओम पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसमें एक रेड कलर का सुंदर सा अनारकली सूट था, जो वाला देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, वो ऐसे कपड़े पहनती थी, लेकिन सिर्फ कुछ स्पेशल मौकों पर, ऐसे ऑफिस टाइम पर ये कपड़े। उसे तो खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कपड़े को देखा क्यों नहीं। सिर्फ कुछ पल में ही ओम ने कृष्णा को न जाने कितनी बार गुस्सा दिला दिया था। खैर, अब क्या कर सकते हैं। वो उन कपड़े को लेकर क्लोजेट रूम में चली जाती है। 20 मिनट बाद नीचे ओम हॉल में उसका इंतजार कर रहा था। जब उसे लगता है कि कुछ ज्यादा हो समय हो गया है, तो वो ऊपर जाने के लिए उठता ही है कि उसे सैंडल की टक टक की आवाज आने लगती है। जैसे ही वो सामने सीढ़ियों की तरफ अपना नजरों को करता है, तो जैसे उसकी सांसें थाम सी जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया थम सी गए हो। तभी वहां एक जोर की आवाज आती है, कृष्णा।
कुछ समय बाद कृष्णा बाथरूम से बाहर आती है। उसने इस वक्त बाथरोब बांध रखा था। वो चलकर बाग के पास एयरपोर्ट है और उसमें से कपड़े बाहर निकालती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसको कपड़े पर जाती है उसको फिर से ओम पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसमें एक रेड कलर का सुंदर सा अनारकली सूट था जो वाला देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, वो ऐसे कपड़े पहनती थी लेकिन सिर्फ कुछ स्पेशल मौक़ों पर, ऐसे ऑफिस टाइम पर ये कपड़े। उसे तो खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कपड़े को देखा क्यों नहीं। सिर्फ कुछ पल में ही ओम ने कृष्णा को न जाने कितनी बार गुस्सा दिला दिया था। खैर, अब क्या कर सकते हैं। वो उन कपड़े को लेकर क्लोजेट रूम में चली जाती है। 20 मिनट बाद नीचे ओम हॉल में उसका इंतजार कर रहा था। जब उसे लगता है कि कुछ ज्यादा हो समय हो गया है तो वो ऊपर जाने के लिए उठता ही है कि उसे सैंडल की टक टक की आवाज आने लगती है। जैसे ही वो सामने सीढ़ियों की तरफ अपना नजरों को करता है तो जैसे उसकी सांसें थाम सी जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया थम सी गए हो। तभी अब आगे कृष्णा के ऊपर वो लाल रंग अनारकली सूट ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब खिला हो। उसने अपने बलों को भी खोल रखा था जो कमर से थोड़े ऊपर तक लहरा रहे थे। सिर पर बंधी पट्टी भी इस समय किसी मुकुट का काम कर रही थी। उसकी भूरी आंखों का तो क्या ही कहना। कृष्णा को देख ओम के दिल के सभी तार हिल गए थे। सब कुछ अल्ट्रा स्लो मोशन में चल रहा था। उसके दिल की हालत को थोड़ा कुछ लाइन में भी बताओ देते हैं जो ऐसे ही उसके दिल में चहल रहा है। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम चांद से है दूर, चांदनी कहाँ लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से। हो दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से। यही तो है सनम प्यार का ठिकाना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम चांद से है दूर, चांदनी कहाँ लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान। जाओ मेरी जान जाओ। कृष्णा चलकर नीचे आती है जहां ओम अपने होश खोए उसे ही देख रहा था, जिससे वो चिढ़ जाती है। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसकी आंखें ही नोच ले, मगर अपने हिंसक भावना को अपने दिल तक रख ओम के सामने जाकर जोर से कहती है, मिस्टर खन्ना, अगर आपको ताड़ने से फुर्सत मिल गई हो तो मैं अपने घर जा रही हूँ। उसके बाद से ओम को होश आता है। अंदर से उसे थोड़ी एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, मगर उसने ये जाहिर बिल्कुल नहीं किया। घर जाने से पहले आपको लंच करना होगा तो मेरे ख्याल से समय हो गया है, तो चले। उसने बस अपना सिर हिला दिया। कृष्णा को अब बस जल्दी से जल्द घर जाना था। जब वो तैयार हो रही थी तभी अचानक उसे आदित्य और पीहू का ख्याल आता है, पर कमरे में उसने फोन ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका फोन मिला नहीं। तब उसे याद आया कि वो तो कार में ही था, जिसके कारण वो थोड़ी परेशान हो गई थी। खैर, थोड़ा मोड़ा लंच कर वो बाहर जाने लगती है तो ओम उसे घर छोड़ने का ऑफर करता है, जिसे वो कुछ पल सोच मन जाती है। लगभग आधा घंटा बाद गाड़ी अग्निहोत्री मशन के बाहर रुकती है, जो कृष्णा ने ही रुकवाई थी। वो तुरंत अपना साइड का गेट खोलती है, बाहर निकल अंदर के तरफ जाने है। कृष्णा ने एक बार भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। वो ओम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आता है कि वो भी उसके साथ अंदर जाए, पर पता नहीं किस चीज ने उसे रोक लिया। वो ड्राइवर को गाड़ी ऑफिस के तरफ मोड़ने को कहता है। अग्निहोत्री मैंशन। कृष्णा जो जल्दी में घर के अंदर जा रही थी वो अचानक गेट पर किसी से टकरा जाती है। सामने आदित्य था, जो पीहू को समझाकर किसी बहाने से बाहर कृष्णा को ढूंढने ही जा रहा था, लेकिन अचानक अपने सामने कृष्णा को देख उसके आंखों में रुके आंसू बाहर आ जाते हैं और वो एक पल भी गनवाए बिना कृष्णा को आने तरफ खींच गले से लगा लेता है। अब जाकर उसको जान आया था, इतने देर तक न जाने कितने ही बुरे गायन बुरे सपनों ने उसे जकड़ रखा था। आदित्य कृष्णा को अपने आप से अलग करता है और उसके माथे पर प्यार से अपने होंठ रखता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार था। फिर थी, कहाँ थी आप? हम कब से आपको ढूंढ रहे थे। आपको पता भी है हमारी जान निकल रही थी। एक कॉल तक नहीं किया गया आपसे। आप हमें अपना मानते भी हैं या नहीं? कृष्णा जो कब से बुद्ध बने खड़ी थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा भाव दिखते उचित नहीं थे और अभी सेम वही हो रहा था। उसके चेहरे पर कुछ खास नहीं दिख रहा था। हमारा फोन कार में था और हमारा एक्सीडेंट हो गया था। ये बात उसने ऐसे कहा जैसे कोई डील हो जो उसने आराम से हासिल कर लिया हो। उसकी बात सुन अब जाकर आदित्य का ध्यान उसके माथे पर बांधे पट्टी पर गया, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसके पीछे से आवाज आती है,
रंधावा कोऑपरेशन। यहाँ का माहौल काफी गंभीर था। रोहन, अविनाश और कियान तीनों बैठे एक ही बात डिस्कस कर रहे हैं। एक फाइल टेबल पर पड़ा हुआ था जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे जान सभी के होश उड़ गए थे। Thank you for joining me on this storytelling journey. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.